जी, तो आप लोगों ने लास्ट लेसन में तो हम लोगों ने थोड़ा सा लाइट के बारे में पढ़ा। अभी थोड़े से मज़ीद हम पढ़ते हैं कि आपने क्लास फोर्थ में भी यू मस्ट हैव रेड, और आप लोगों को याद भी होगा कि ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो है ना, ये आप लोगों ने पढ़े थे क्लास फोर में कि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वन इज़ ट्रांसपेरेंट, देन इज़ ओपेक एंड देन इज़ ट्रांसलूसेंट। ठीक है। इन आवर सराउंडिंग्स वी सिलेक्ट डिफरेंट मटीरियल्स टू बी यूज्ड to make different kinds of objects. We choose the materials that is best suited for the purpose. Different materials allow different amounts of light to pass through them. Let's read about them. देखिए, ये यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम अपने काम काज के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म के मटीरियल्स इस्तेमाल करते हैं। हम उन मटीरियल्स को जो सेलेक्ट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वी आर यूजिंग दैट मटीरियल फॉर विच पर्पस, राइट। वी यूज़ डिफरेंट मटीरियल्स टू कीपिंग इन वी यूज़ डिफरेंट मटीरियल्स कीपिंग इन व्यू द यूज़ ऑफ द मटीरियल, कि हमने देखना होता है कि जी उनका यूज़ क्या है। उस यूज़ को देख के हम उन मटीरियल्स को सिलेक्ट करते हैं और उनको यूज़ करते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसे मटेरियल्स जिनमें से लाइट कंप्लीट पास कर जाती है ना, तकरीबन कंप्लीट, 100% तो कभी भी नहीं कर सकती, मगर है कि जी लाइट जो है इफ़ 100% या नियरली 100% किसी मटेरियल से पास कर जाए तो उस मटेरियल को कहा जाता है कि दिस इज़ अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट कहते ही उसी को हैं जिसमें से लाइट गुजर सके। मोस्ट विंडो पैन्स आर मेड ऑफ ग्लास बिकॉज ग्लास अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। हम जो खिड़कियों के पल्ले होते हैं ना, विंडो पैन्स जिनको बोलते हैं, उनमें आमतौर पे ट्रांसपेरेंट ग्लास इस्तेमाल करते हैं ताकि उनमें से लाइट गुजर सके। ठीक है ना, लाइट मुकम्मल तौर पे गुजर सके और हमारे कमरों में रोशनी वगैरह आ सके। अब वोकेबलरी में हमने क्या लिखा लफ्ज़ विंडो पैन। विंडो पैन का मतलब क्या होता है? वन पीस ऑफ ग्लास इन अ विंडो। यानी विंडो पैन का मतलब ये होता है कि वन पीस ऑफ ग्लास इन अ विंडो। हमारे जो विंडो की एक जो खिड़कियों के पट होते हैं ना, एक पट को बोलते हैं विंडो पैन। यानी खिड़की पूरी को खिड़की बोलते हैं और उसके दो हिस्सों को बोलते हैं दो पट उसके। तो एक जो पीस होता है जो खिड़की का, उसको बोलते हैं विंडो पैन। उन विंडो पैन में क्या होता है कि एक शीशा लग जाता है मुकम्मल, ताकि उसमें से मुकम्मल लाइट गुजर सके। ठीक है ना जी। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, objects made of materials that allow only some light to pass through them are called translucent objects. अच्छा, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें से लाइट गुजर तो सकती है पर सारी नहीं, मुकम्मल नहीं गुजरती, थोड़ी थोड़ी गुजरती है। मिसाल के तौर पे आपने इवन कुछ ग्लास भी देखे होंगे जो धुंधे से ग्लास होते हैं, जो आप नॉर्मली टॉयलेट्स की विंडो पैन्स में लगाते हैं, या आपने जैसे जो है ये पॉलीथीन वगैरह के होते हैं, मोटा थिक पॉलीथीन जो होता है, इसमें से भी लाइट मुकम्मल तौर पर तो नहीं पर थोड़ी थोड़ी गुजर सकती है। तो जिनमें से लाइट थोड़ी सी गुजर सके, पार्शियली गुजर सके, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हुए? कि द ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ सम पार्ट ऑफ लाइट which allow some part of light to pass through are called ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब देखें, ये कुछ ऐसे होते हैं, हम लोगों ने सब्जियां वगैरह या कुछ चीज़ रैपर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये भी हम ट्रांसपेरेंट किस्म के जो होते हैं यूज़ करते हैं। सो हम कह रहे थे कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स जो है इनके बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ते हैं ओपेक। ओपेक जो होते हैं वो ऐसे होते हैं ऑब्जेक्ट जिनमें से लाइट बिल्कुल नहीं गुजर सकती। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यानी ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि ऐसे मटेरियल से बने होते हैं कि जिनमें से लाइट बिल्कुल नहीं गुजर सकती, वो कहलाते हैं क्या? ओपेक ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। यानी तीन हो गए। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वो वाले मटेरियल्स होते हैं जो पूरा लाइट को गुजरने देते हैं। ट्रांसलूसेंट जो है वो पार्शियली गुजरने देते हैं। और ओपेक जो है दे स्टॉप द लाइट। ठीक है। फॉर एग्जांपल दीज ब्रिक्स, you look at these bricks, they are opaque objects, they do not allow the light to pass through them. ठीक है जी। It's a fact that smart glasses are materials that change color or switch from transparent to opaque
व्हेन वी अप्लाई एन इलेक्ट्रिकल वोल्टेज अक्रॉस देम। अच्छा, ऐसे भी कुछ ग्लासेस होते हैं कि वैसे तो वो जो है बिल्कुल जो है वो होते हैं धुंधले से, मगर जो ही हम उनमें कोई इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, ठीक है, या वाइस वर्सा भी हो जाते हैं कई दफ़ा कि हमारे बिल्कुल क्लियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जैसे फोटोसन ग्लासेस होते हैं, कुछ लोगों के ऐनक ऐसे होते हैं कि जिनको लाइट जब पड़ती है तो वो थोड़े से ब्लैकिश हो जाते हैं, ठीक है। सो मटेरियल्स कैन बी ऑफ सो मैनी टाइप्स, so we will keep on discussing these things. तो नेक्स्ट वी गो ऑन टू दी हाउ आर शेडोज फॉर्म्ड। शेडोज कैसे होते हैं, भाई साया जो है कैसे बनता है। वी आर एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय इट। हम किसी चीज़ को कैसे देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द लाइट विच इज़ रिफ्लेक्टेड बाय इट। वी नो दैट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें भी पता है कि जी लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, हमने पढ़ लिया है ना। सो वेन एवर लाइट फॉल्स ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट दैट डजंट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, द पाथ ऑफ द लाइट इज ब्लॉक्ड। यानी जब कोई लाइट जाके ऐसी चीज़ में पड़ती है जो उसको लाइट को आगे गुजरने का रास्ता नहीं देती, तो लाइट का रास्ता तो ब्लॉक हो जाता है। ए डार्क पैच कॉल्ड अ शेडो फॉर्म्स बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। तो उससे क्या होता है कि जो एक डार्क सा पीछे पीछे जो है ना एक बन जाता है, ह्योला सा बन जाता है या शेडो बन जाता है, उसको जो है ना वो हम कहते हैं इट्स ए शेडो ऑफ दैट थिंग। फॉर एग्जांपल देखें, ये सन निकला हुआ इधर से दरख्त हैं, दरख्त जो है दे आर क्या, दे आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। तो ये लाइट को अलाउ नहीं कर रहे थे, इनके पीछे जो बाकी सारी लाइट जगह पर लाइट है, पर इसके पीछे एक शेडो बन गया है, ठीक है जी। A dark patch called a shadow forms behind the object, ठीक है जी। A shadow is always formed on the opposite side of the source of the light। यानी ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शेडो जो है हमेशा लाइट की ऑपोजिट साइड पर बनेगा। यानी कि इस तरफ से अगर लाइट आ रही है तो ये इसकी फ्रंट साइड है, ये इसकी बैक साइड है दरख्त की। तो लाइट अगर फ्रंट साइड से आ रही है तो इसकी बैक साइड पे शेडो बनेगा। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स फॉर्म फेंट शेडो बिकॉज दे अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट। अच्छा, जो ट्रांसलूसेंट होते हैं ना उनका भी शेडो बनता है, मगर बड़ा थोड़ा सा हल्का सा ऐसे होता है, ठीक है। जबकि जो ओपेक हैं वो उनका बड़ा गहरा सा साया होता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स डू नॉट फॉर्म एनी शेडोज सिंस दे अलाउ ऑल द लाइट टू पास थ्रू इट। और जो ट्रांसपेरेंट होते हैं उनमें से बिल्कुल साया बनता ही नहीं, क्योंकि लाइट तो उनमें से गुजर जाती है। शेडो विल ओनली बी फॉर्म्ड वंस द लाइट इज स्टॉप्ड। So if the light is not stopped, the shadow will not be formed. The change in position or distance of an object from a light source changes its shadow. हाँ, ये भी बड़े मज़े की बात है। यानी लाइट का सोर्स जो है किसी ओपेक ऑब्जेक्ट या किसी ऑब्जेक्ट के जितना करीब या दूर होगा, उसकी वजह से उसका शेप भी चेंज होती जाती है। इफ़ यू शाइन द लाइट फ्रॉम अ टॉर्च टू अ टेडी बियर, यू विल सी that the shadow of the bear, where will you see the shadow of the bear? If you wish to make the shadow larger, what should you do? अगर आप देखें अपने टेडी बियर के करीब जाके आप लाइट ऑन करें ना तो पीछे उसका शेडो छोटा सा बनेगा। अगर आप उसका शेडो वॉल पे लेके जाएंगे जो दूर होगी तो वो बहुत बड़ा सा बन जाएगा। Without touching or moving the bear, what about if you wish to make the teddy bear shadow smaller? What do you should do? ठीक है ना जी। ये आपने देखना है कि जी आपके लाइट का ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि अगर किसी चीज़ के ओपेक जो है ना ऑब्जेक्ट उसके करीब अगर लाइट को लेके जाएं तो शेडो जो है छोटा होता है, और दूर यानी इसके दूर से करें तो उसका शेडो छोटा हो जाता है, नज़दीक करते जाएं तो वो उसका शेडो के पीछे जहाँ पर उसने शेडो ने बनना होता है, और वो अगर वो जगह दूर होगी तो वो शेडो बड़ा होता जाएगा जी। तो नेक्स्ट चीज़ है, हमने एक चीज़ तो पढ़ ली, एक जो एनर्जी की किस्म जो कि है लाइट, एक और एनर्जी की टाइप होती है साउंड, उसको भी हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी एक दूसरे से बात करने का सबसे बेहतरीन तरीका या सबसे आम तरीका क्या है कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है एक पैगाम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। वी कम्युनिकेट बाय टॉकिंग, हम आपस में बात करके एक दूसरे के ख्यालात, एक दूसरे की मालूमात एक से दूसरे तक पहुंचाते हैं। वाइल टॉकिंग वी यूज़ साउंड एंड साउंड हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट। हम जब बात कर रहे होते हैं तो क्या इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज़। आवाज़ क्या करती है कि हमें मदद करती है अपने पैगाम या अपने ख्यालात को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने, अपने से या दूसरी जगह तक पहुंचाने में। कम्युनिकेट करने का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी चीज़ का।
तो वी हीयर sounds of different types every day. For example, the sound of thunder, the sound of rustling of leaves, and the sound of whistling, and the beating of a drum. अच्छा, अब ये देखें, हमने मुख्तलिफ टाइप्स की साउंड्स की बात की है कि देर आर 4 टाइप्स जो हमने बात की. द साउंड ऑफ थंडर, साउंड ऑफ थंडर जो होती है, जो तूफ़ान की आवाज़ होती है, ये किस टाइप की आवाज़ है? लाउड. द साउंड ऑफ रसलिंग ऑफ लीव्स, यानी पत्तों के सरसराने की आवाज़ जो है सॉफ्ट सी होती है. द साउंड ऑफ विस्लिंग, साउंड की विसल जो होती है श्रिल आवाज़ होती है, तेज़ आवाज़ होती है. एंड द बीटिंग ऑफ ड्रम, ये डल आवाज़ होती है. ठीक है. सम साउंड्स आर प्लेजेंट वाइल अदर्स आर अनप्लेजेंट. कुछ साउंड्स जो होती हैं प्लेजेंट होती हैं और कुछ साउंड्स जो हैं वो प्लेजेंट नहीं होती. We're able to recognize different sounds because each sound has its own characteristics. हम हर आवाज़ को पहचान सकते हैं क्योंकि हर आवाज़ की अपनी अपनी खसूसियात होती हैं. ठीक है ना. जैसे ड्रम जो है उसकी अलग आवाज़ होती है, कोई मशीन की अलग आवाज़ होती है, या सड़क पे कोई बंदा सड़क को खोद रहा है उसकी आवाज़ अलग होती है. ठीक है. सो ये हम हर आवाज़ की मुख्तलिफ खसूसियात की वजह से उस आवाज़ को हम पहचान सकते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ है. ठीक है. हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है भाई? साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. वाइब्रेशन जो है ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है, ये आपने क्लास 4th में भी पढ़ा है. वाइब्रेट का मतलब होता है एक ही जगह पर मूव करना. ठीक है. जैसे ज़बान को ऊपर नीचे आप करें या किसी चीज़ को हिलाएं ऐसे करके, तो ये वाइब्रेशन होती है. इसको क्या बोलते हैं? वाइब्रेट करना. एक ही पॉइंट के इर्द गिर्द बार बार किसी चीज़ का आना जाना, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन. यू मे हैव सीन अ गिटार प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन इट्स स्ट्रिंग्स आर प्लक्ड. यानी अगर आप किसी गिटार या सितार को देखा हो आपने, तो उसकी जो ऊपर तारें लगी होती हैं उनको जब हम हिलाते हैं तो उनसे आवाज़ प्रोड्यूस होती है. देखिए ना आपने कभी प्रोड्यूस होती हुई आवाज़. अच्छा, दोबारा थोड़ा सा हम इसको दोबारा एक बार पढ़ के देख लेते हैं कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड. ये आवाज़ पैदा कैसे होती है जी. सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ना, वो हम दोबारा एक दफ़ा करके देख लेते हैं कि हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, यानी साउंड पैदा कैसे होती है भाई. आवाज़ जो है ना इसकी हमने ज़रा देखनी है. हम दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ के देते हैं कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. ये वाइब्रेट का मैंने आपको लफ्ज़ बताया ना कि आगे पीछे होने से हवा काटता है, हवा को काटता है ना जब आगे पीछे होता है, तो वो उससे क्या होता है कि जी आवाज़ पैदा होती है. ठीक है. यू मे हैव सीन अ गिटार प्रोड्यूसिंग साउंड व्हेन इट्स स्ट्रिंग्स आर पुल्ड. लेट्स डू द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड हाउ साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. हम एक काम करके देखते हैं, ये भी हम देखेंगे ना, आप करके ख़ुद भी देखिएगा. पहले हम आपको इस पेज पे करके बताते हैं कि जी कैसे आप करेंगे. एक्टिविटी जो है ना, एम इज़ टू डेमोन्स्ट्रेट द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी. वाइब्रेट का मतलब होता है एक ही पॉइंट के आगे पीछे जाने के किसी चीज़ को बोलते हैं वाइब्रेट करना. वट वी नीड इज़ अ रबर बैंड, अ नेल एंड ए हैमर. हमने एक हथौड़ी चाहिए, एक रबर बैंड चाहिए और हमें एक हैमर चाहिए. ठीक है जी. स्टेप्स क्या करने हैं कि किसी बड़े को हमने कहना है कि जी वो एक नेल को हमें जो है ना लगा दे किसी लकड़ी पे या किसी चीज़ पे या दीवार पे. फिर उसके बाद हमने एक एंड जो है इसका रबर बैंड का उसके साथ बांध लेना है, कील के साथ दूसरे को हमने पकड़ लेना है. ठीक है जी. फिर व्हाट विल डू इज़ टाई वन एंड ऑफ द रबर बैंड टू द नेल, पुल द अदर एंड ऑफ द रबर बैंड एंड प्लक इट एट द मिडल विद योर फिंगर. अभी उसने आपने क्या करना है कि इस हाथ से इसको थोड़ा सा खींच के रखना है और इस उंगली से आपने इसको हल्का सा यूं करके ट्रंग करके करना है. ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आप देखेंगे क्या कि रबर बैंड मूव्स रैपिडली टू एंड फ्रो. टू एंड फ्रो का मतलब होता है एक ही पॉइंट के आगे पीछे घूमना उसने. ठीक है. फ्रॉम इट्स फिक्स्ड पोजीशन व्हेन प्लक्ड प्रोड्यूसिंग साउंड. यानी एक रबर बैंड आगे पीछे होता है. आपने ये इधर से पकड़ के ज़ोर से रखा हुआ है, इसको यहाँ से भी फिक्स है. रबर बैंड को ये करके हिलेगा ना जब, तो आप देखेंगे कि ये हिलने से इसके क्या है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड.
साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है जी। यानी जैसे लिखा है, वन ए रबर बैंड वाइब्रेट्स रैपिडली इट प्रोड्यूसेस साउंड, यानी जब वो तेज़ से आगे पीछे होता है ना तो रर करके आपको आवाज़ आती है, ठीक है। इन्फरेंस, यानी इससे हमें क्या नतीजा निकला है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी। यानी इन्फरेंस क्या है, इन्फर हमने क्या किया, हमने नतीजा क्या अखज़ किया है कि साउंड जो है ये पैदा कैसे होती है कि एक बॉडी के आगे पीछे मूव करने से। सम मोर इंस्टेंसेस व्हेन विच डेमोस्ट्रेट दैट साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी आर एज फॉलोज। हम कुछ और भी ऐसे वाक़यात देख सकते हैं कि हमें पता चले कि साउंड कैसे पैदा होती है। टेक अ फ्राइंग पैन एंड हैंग इट यूजिंग स्ट्रिंग, मेक श्योर इट डज नॉट touch the wall. Strike the frying pan with a spoon so that a sound is produced. Touch the pan gently with your finger and feel the vibration. अब आप इसको ना अगर किसी लटके हुए किसी जगह पे फ्राइंग पैन को चम्मच से मारें टन तो अब आवाज़ तो आएगी। अब आप उसको फ्राइंग पैन को हल्की सी उंगली लगा के देखें तो आपको महसूस होगा वो हल्का हल्का हिलता हुआ आपको महसूस होएगा, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन यानी कि इसमें आ रही है आपको। ऑब्जर्व a table or drum when sound is produced. You will notice this vibration on the stretched skin or membrane of these musical instruments as they produce sounds. यानी देखें, ऑब्जर्विंग ए वाइब्रेशन इन अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब आप देखें कि अब किसी भी चीज़ पे, इवन ड्रम पे अगर आप देखें कभी जब बजाते हुए तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो ड्रम की जो स्किन हो रही होती है ना, स्किन वो भी ऐसे हल्की हल्की ऐसे हिल रही होती है। इसके हिलने से आवाज़ इनफेक्ट आ रही है। हाउ साउंड ट्रेवल्स, अब हम देखते हैं कि साउंड प्रोड्यूस तो होती है, वो ट्रेवल करके हमारे कानों तक कैसे पहुंचती है। When an object vibrates, it makes the adjacent particles vibrate. अच्छा, जब साउंड का क्या होता है कि जब वो कुछ चीज़ हिलती है ना तो उसके करीब करीब के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वो हिलाती है, ठीक है, वो उनको वाइब्रेशन कराती है। These vibrations are further transformed to the neighboring particles and the process keeps on going. अच्छा, वो अब साथ वाले पार्टिकल्स को हिलाती है, हिलाती है, आगे पीछे करती है, और फिर इसी तरीके से अगले, फिर उसी तरीके से अगले, फिर उसी तरीके से अगले, ठीक है। साउंड वेव्स ट्रैवल ऑल अराउंड द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे जो रोशनी की होती है ना, रोशनी के भी वो भी हर सिमत में जाती है अगर कोई चीज़ लाइट प्रोड्यूस कर रही होती है। इसी तरीके से साउंड वेव्स भी हर सिमत में हरकत करते हैं। जैसे यहाँ देखें, ये दरमियान में एक बेल है, ये हर तरफ जब आवाज़ पैदा करती है तो हर तरफ आवाज़ इसकी जा रही है। वाइब्रेशन फ्रॉम अ वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस एंड दैट इज़ हाउ साउंड ट्रैवल्स। यानी साउंड जो होती है जब प्रोड्यूस होती है तो इट ट्रैवल्स इन ऑल द डायरेक्शन। साउंड, हाउ द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, वंस when any object it starts vibrating, उसके जो साथ हवा के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं ना उनको हिलाता है, फिर उससे परे वाले हवा में या किसी मेटल में या किसी चीज़ में उनको हिलाता है और वो इस तरह करते करते हमारे कानों तक पहुंच जाती है, ठीक है। सो ये हमें पता चल गया कि हाउ द साउंड ट्रैवल्स। अब हमने क्या एक एक्टिविटी है कि थिंक अबाउट इट। कैन साउंड ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम? क्या साउंड जो है खला में या वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती है? नहीं, देखें, नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज आपने देखा कि हमने कहा कि वो पार्टिकल्स, वैक्यूम में तो पार्टिकल्स नहीं होते। जब पार्टिकल्स को वो इनफैक्ट वो हिलाती है, जो भी वाइब्रेटिंग बॉडी होती है, दूसरे साथ वाले एडजेसेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनको हिलाती है, वो पार्टिकल्स इंटर्न अगलों वालों को हिलाते हैं। तो वैक्यूम में तो पार्टिकल्स होते ही नहीं है। सो साउंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन अ वैक्यूम। Have you ever dropped a stone in still water in a pond? You must have seen how waves travel around the point when the stone was dropped in a similar manner. Sound waves travel around a vibrating object. अब देखें, ये एक बंदा जो है ना, अगर पानी के बीच में कड़प करके कोई आप फेंके ना तो आपको नज़र आएंगी कि गोल सा पहले एक दायरा बनता है, फिर वो दायरे बनते जाते हैं और दायरे बड़े होते जाते हैं और दूर तक चले जाते हैं। साउंड वेव भी इसी तरीके से बनती है कि साउंड जब प्रोड्यूस होती है तो जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, उसके ऑल अराउंड प्रोड्यूस होती है और आस्ता आस्ता ट्रैवल करती जाती है। एट साउंड वेव्स ट्रैवल फर्दर फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, दीज वेव्स लूज एनर्जी एंड डाई आउट।
अच्छा, क्या होता है कि जब वो कोई साउंड जब क्रिएट होती है ना, तो वो जब थोड़ा सा डिस्टेंस तय करती है ना साउंड, आस्ता आस्ता वो कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है। मिसाल के तौर पे आप किसी भी साउंड प्रोड्यूस करने वाली चीज़ के करीब जाएं तो वो साउंड ज़्यादा होती है, और आप दूर जाएं तो आप जितनी दूर चले जाएं तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते एक किस्म की आप ये समझ लो थक जाती है, इट डाइज आउट। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू हाउ वाटर वेव्स फेज आउट एज दे मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे ओरिजिनेटेड। यानी पत्थर को आपने पानी में गिराया ना, तो साउंड वेव्स पहले दरमियान में यूं कर गुड़प 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 बनी, आस्ता 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 वो पहले दरमियान में जहाँ पर पत्थर गिरा था वहाँ पर बड़ी बड़ी बनी, फिर आस्ता आस्ता छोटी होती गई, छोटी होती गई, और आखिर पर जाकर वो ख़त्म हो गई। इसी तरीके से साउंड वेव्स जो है वो जो आपके साउंड वेव्स भी इसी तरह जहाँ पहले पैदा होती हैं फिर आस्ता 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 वो ख़त्म होती जाती हैं, यानी कि दे डाई आउट। अभी ये जैसे एक बंदा जो है ना, एक कुत्ता जो है भौंक रहा है, वो साउंड क्रिएट कर रहा है, और ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करते 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 आपके कानों तक आते हैं और आपको कानों को महसूस होती है। इस तरह समुंदर के अंदर वेल्स जब वो अपनी शरीक निकालती हैं आवाज़, तो वो भी इसी तरीके से ट्रैवल करते करते दूसरी वेल तक पहुंच जाती है। अभी एक दो बंदों ने आपस में ये कनेक्ट किया हुआ है, दोनों ने तो वो कनेक्शन किया हुआ है, तो एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है तार के जरिए। साउंड कैन ट्रैवल थ्रू ग्लास, लिक्विड और सॉलिड्स। साउंड जो है वो तीन चीज़ें जो होती हैं, जो भी चीज़ें होंगी जिनमें पार्टिकल्स होंगे उनमें वो ट्रैवल कर सकती है। फॉर एग्जांपल गैसेस में से वो साउंड ट्रैवल कर सकती है, लिक्विड में से ट्रैवल कर सकती है, इवन सॉलिड्स में भी साउंड ट्रैवल कर सकती हैं एज लॉन्ग एज देयर आर पार्टिकल्स। स्पीड ऑफ साउंड, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सी बात है, स्पीड ऑफ साउंड क्या चीज़ होती है। साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट मीडियम इट इज़ ट्रैवलिंग थ्रू। अब साउंड जो होती है उसकी स्पीड होती है, ख़ास स्पीड होती है, कितनी तेज़ी से साउंड इधर से उधर तक पहुंचती है। अब वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि किस मीडियम से, यानी मीडियम्स बताया ना तीन हो सकते हैं, देयर कैन बी थ्री मीडियम्स, दैट इज़ गैस, लिक्विड और द सॉलिड। अब इन तीनों मीडियम्स में से वो देखना होता है हमने कि कौन से मीडियम में बहुत तेज़ ट्रैवल करती है। इन नॉर्मल कंडीशंस द साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ अबाउट 340 मीटर्स पर सेकेंड। कहते हैं नॉर्मल कंडीशंस में जो आम तौर पे जो है साउंड की स्पीड क्या होती है 340 मीटर्स पर सेकेंड होती है। यानी आप अगर एक जगह से दूसरी जगह 340 मीटर के डिस्टेंस पर खड़े होंगे तो साउंड जो प्रोड्यूस हो रही है वो आप तक एक सेकंड में पहुंच जाएगी। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील, स्टील में क्या होती है 5000 मीटर्स पर सेकेंड। ये स्टील में साउंड और तेज ट्रैवल कर रही है। स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज 1500 मीटर्स पर सेकेंड एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर्स पर सेकेंड। हाँ देखें, स्टील में सबसे तेज ट्रैवल कर रही है, वाटर में उससे कम, और हवा में सबसे कम। ये क्यों, आपको थोड़ा सा गैस कर सकते हैं? बिकॉज देखें, जो हवा में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में उससे थोड़ा सा नज़दीक होते हैं, और स्टील में बहुत नज़दीक होते हैं। दैट इज़ वाई पार्टिकल्स, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को अगर हिलाना है तो नज़दीक वाले को ज़्यादा आसानी से हिला सकेगा ना। तो अगर जब हवा में दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, सो इट इज़ स्पीड ऑफ साउंड इज़ लेस इन द एयर। The speed of sound is fastest in solids, slower in liquids, and the slowest in the gases. This is because in solids and in liquids, the particles are closer to each other than they are in gases. यहाँ पर देखें वही चीज़ इंग्लिश में हमने पढ़ी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है सॉलिड्स में फास्टेस्ट इसलिए होती है कि बिकॉज द पार्टिकल्स आर close to each other in the solids, and the particles in liquids are comparatively farther, and in the gases they are far away from each other. The particles are far away from each other, so the speed of sound in the gases is slower than the liquids and the solids. So speed of sound is maximum in the solid, lesser in the liquids, and least in the air, right? नॉइज क्या होता है जी? नॉइज किस चीज को बोलते हैं? नॉइज इज ऑफन एन अनवांटेड साउंड दैट इज लाउड, अनप्लेजेंट और डिसरप्टिव।
नॉइज़ क्या होता है, अभी शोर किसको बोलते हैं? नॉइज़ जो होती है ना, वो क्या होती है? अनवांटेड, यानी हम नहीं चाहते कोई ऐसी आवाज़ जिसको सुनना, वो उसको शोर कहते हैं। या अनप्लेजेंट है, जो अच्छी नहीं लगती है, प्लेजेंट नहीं लगती, या डिसरप्ट कर देती है हमारी तवज्जो को ख़राब कर देती है। नॉइज़ पोल्यूशन एक लफ्ज़ जो है उसको भी हम पढ़ते हैं, इज़ एक्सेसिव एंड कंटिन्यूस नॉइज़ इन अवर सराउंडिंग। हमारे इर्द गिर्द अगर लगातार अनप्लेजेंट वॉइसेस हों तो वो हम उसको क्या कहेंगे, उस इलाके को, कि वहाँ पर नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हाईवेज़ पे जाएं, वहाँ पर गाड़ियाँ शां शां कर गुजरती हैं, कई तो हॉर्न बजाती हैं, तो वो आपके लिए बड़ा अनप्लेजेंट होता है। सो दैट प्लेस विल बी नोन एज कि दिस देयर इज़ ए नॉइज़ पोल्यूशन इन दैट प्लेस, राइट? It is caused by various factors such as machines, honking by vehicles, the sound produced by appliances like TVs, music systems and radios at a very high volume. यानी नॉइज़ पोल्यूशन जो है आम तौर पे मुख्तलिफ उसकी वजूहत हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन्स जो ठका ठक चल रही हैं, या हारन बज रहे हैं, या इसी तरीके से आपने टीवी या कोई म्यूज़िक सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा बेहुदा किस्म का ऊंचा लगाया हुआ आपने, तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग थक जाते हैं और आपकी जो इट विल बी कॉल्ड कि देयर इज़ ए नॉइज़ पोल्यूशन है। हाँ, अच्छा, इसमें एक और फैक्ट भी बताया कि व्हेनेवर थंडर एंड लाइटनिंग अकर टुगेदर वी हियर द थंडर अ फ्यू सेकेंड्स आफ्टर वी सी द लाइटनिंग। देखें, कभी जब आपको बिजली चमकती नज़र आती है तो बिजली चमक हमें पहले नज़र आती है, मगर आवाज़ उसकी थोड़ी देर बाद आती है। वाई? दिस इज़ बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज़ 300,000 किलोमीटर्स पर सेकेंड, वेयर एज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज़ 340 मीटर्स पर सेकेंड। यानी हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा फ़र्क है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है ये तो 300,000 किलोमीटर्स है, जबकि स्पीड ऑफ साउंड जो है इट इज़ जस्ट 340 मीटर्स पर सेकेंड। सो हमें पहले जब भी कोई बिजली कड़कती है या कोई साउंड और जो है ना लाइट एक वक्त में कभी कहीं पर नज़र आए, तो हमें पहले लाइट नज़र आएगी, क्योंकि लाइट की स्पीड इज़ वेरी हाई एंड साउंड की स्पीड हमें बहुत कम है, इसलिए पहले लाइट नज़र आती है, फिर उसके बाद हमें उसकी आवाज़ सुनाई देती है। ओके, अब हम वोकैबुलरी में कुछ लफ्ज़ हैं नए, उनको ही पढ़ लेते हैं। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन का मतलब क्या है? मूव क्विकली एंड कंटिन्यूसली, मूव क्विकली एंड कंटिन्यूसली। इसको अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज वाइब्रेशन, तो आप कहेंगे मूविंग क्विकली एंड कंटिन्यूसली नोन एज वाइब्रेशन। और दूसरा नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन क्या है? एनी डिस्टर्बिंग और अनवांटेड नॉइज दैट इंटरफेयर्स और हार्म्स ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ। ठीक हो गया ना जी? यहाँ तक हमने अभी आज स्पीड ऑफ साउंड भी पढ़ लिया, फिर हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हमने 6.9 तक हमने कर लिया। हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट उसमें आपके करेंगे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस मदद कुछ कर रही हैं। कुछ आप लोग हमें अगर देना चाहें गाइडलाइन, या हमें बताना चाहें कि जी आपको जो प्रॉब्लम्स हैं वो बताना चाहें, तो ज़रूर बताएं ताकि हम अपने वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। आप अगर पसंद कर रहे हैं हमारी वीडियोस को तो लाइक हमें किया कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि जी वो भी अगर फ़ायदा उठा सकते हैं, तो हमें भी फ़ायदा ये होगा कि हमें भी सवाब होगा उसमें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़, टिल आवर नेक्स्ट वीडियो।